नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं स्वाधीन तिवारी। कल से हम सभी के बीच में जो एक सबसे बड़ी चर्चा कहें, खबर कहें, जो हम सब की दुनिया में, खबरों की दुनिया में जो एक मुद्दा चल रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अभी भी सीएम हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। उससे जुड़ी सारी अपडेट्स आप सबके बीच आ रही हैं, लेकिन इससे जुड़ा एक मुद्दा जो कहीं ना कहीं हमें इतिहास के तौर पर लेके जाता है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन। ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि इतिहास में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, चाहे वो बिहार की बात करें, राबड़ी देवी की हो, हाल के दौर की बात करें, झारखंड में हुआ है, हेमंत सोरेन जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब नंबर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। दावेदार बहुत हैं, चेहरे बहुत हैं। क्या है उन चेहरों की हकीकत, क्या है उन चेहरों की अहमियत, इस पर बात करेंगे हम अपने वरिष्ठ सहयोगी राशिद जी के साथ। राशिद जी, स्वाधीन, एक तो मेरे वो कोलीग हैं जिनके ज़रिए आप सबसे पहले खबर ब्रेक होते हुए देखते हैं। स्वाधीन, आपने कई बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। हेमंत सोरेन का एग्जांपल दिया आपने, बिहार का एग्जांपल दिया। इनफैक्ट 2011 में बीएस येदियुरप्पा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या है ना कि आम आदमी पार्टी ने दो प्लान बनाए हैं। प्लान ए कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाए, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अदालत से इजाज़त लेनी है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जेल के अंदर से सरकार चले। अब इस पर मैं आपको टोकना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में, चूंकि हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो नैतिकता सबसे ज्यादा हावी होती है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। नैतिकता के तौर पर क्या अरविंद केजरीवाल का ये मंसूबा सफल होगा, इस पर क्या कहें? नैतिकता बहुत ज़्यादा बुकिश वर्ड है और बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये वर्ड होता है स्वाधीन। लेकिन आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रेस किया है हमारे डिजिटल व्यूअर्स के लिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को किन्हीं भी हालात में इस्तीफा देना पड़ा तो अगला सीएम कौन होगा। जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो आतिशी का चल रहा है, सबसे आगे नाम आतिशी का। इसके पीछे का रीज़न है, आतिशी वो विश्वसनीय चेहरा हैं जिनके साथ अरविंद केजरीवाल कम से कम जेल के अंदर से सलाखों के पीछे से भी कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं। आपको याद होगा इसकी क्या वजह है? कुछ आतिशी की हिस्ट्री, चूंकि आपने बहुत बड़ा इशारा किया है तो उस इशारे पर भी आप राज खोल ही दीजिए। इसके पीछे की हिस्ट्री इसलिए समझना ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी की बात आती है ना, आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो सवाल ये आया कि भाई शिक्षा मंत्रालय किसे दिया जाए। शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा पोर्टफोलियो रहा या एक ऐसी कैबिनेट रही, एक ऐसा मंत्रालय रहा जिसके नाम पर, जिसे पॉलिटिकली खूब इनकैश किया गया। आप स्वाधीन, आपको याद होगा। तब फिर सवाल ये पैदा हुआ कि इससे आगे लेकर के कौन जाएगा। नाम आया आतिशी का। हालांकि नाम कई चले थे लेकिन नाम आया आतिशी का। एक नाम उस जमाने में ये भी हुआ था कि भाई दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन वाले के अध्यक्ष पद से स्वाति को हटाया जाए और उन्हें दे दिया जाए शिक्षा मंत्रालय। लेकिन आतिशी जो हैं, बड़ी बात यह है आतिशी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो अफसरों को संभालना जानती हैं। ऑफिसर्स को कैसे संभालना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, उन्हें किस तरह साधना है, ये आतिशी जानती हैं। एक नाम और भी चल रहा है, सौरभ भारद्वाज। और तीसरे बड़े नाम के तौर पर हालांकि गोपाल राय का भी नाम है। ये तीन नाम ऐसे हैं जो दिल्ली के अगले सीएम हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा स्वाधीन, पहला आतिशी, दूसरा सौरभ भारद्वाज और तीसरा गोपाल राय हो सकते हैं। हालांकि बीच में खबर ये भी चली थी, जब 1 महीने पहले प्लान भी बनाया जा रहा था तो राघव चड्ढा से पूछा गया था, अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आप हैं राज्यसभा सांसद, क्या आप बनना चाहेंगे? आप वैसे भी भारत का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, विश्वसनीय चेहरा बन गए हैं, इंटरनेट की दुनिया का वायरल चेहरा, इंटरनेट की दुनिया का वायरल चेहरा, युवाओं में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन राघव चड्ढा ने तभी मना कर दिया था कि नहीं, अभी वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आतिशी को अगला सीएम बनाया जाएगा तो चैलेंज बहुत बड़ा है स्वाधीन। चैलेंज है लोकसभा चुनाव का, चैलेंज है विधानसभा चुनाव का। अपने लोकसभा चुनाव में असम में, दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में आपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। आपने इंडिया अलायंस के साथ में गठबंधन भी कर लिया है, गठबंधन की मोडालिटीज़ भी तय हो गई हैं। स्टार कैंपेनर हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के साथ सबसे बड़ी चीज़ यह है ना कि अरविंद ने अपने आप को अन्ना आंदोलन से लेकर के अभी तक बहुत मैच्योर किया है, बहुत सीजनड किया है। इसलिए बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा जॉल्ट है। लेकिन 3 नाम जो है सीएम के तौर पर, जो हमें अंदर की जानकारी है कि 3 नाम अभी भी चल रहे हैं। सरप्राइज कोई नहीं देना चाहते। आतिशी का नाम सबसे आगे है क्योंकि आतिशी आम आदमी पार्टी के भी लिहाज से और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रेडिबल है। इस चर्चा में एक नाम शायद अगर न लें तो चर्चा बेमानी हो जाएगी, वो है अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी। हालांकि इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि इतिहास की अगर बात करें तो अगर हालिया में हेमंत सोरेन जी की पत्नी को जो जिस तरीके से चर्चा थी कि उनको सीएम की कुर्सी मिलेगी, लेकिन किन्हीं वजहों से उन्होंने उस पद को नहीं लिया। लेकिन इतिहास में ऐसा रहा है कि जब ऐसा दौर आया है तो अपने परिवार के खास लोगों को ही
तत्कालीन मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपना उचित समझता है, उसके पीछे की कई वजह है। तो आपका क्या ख्याल है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी क्यों नहीं? स्वाधीन इसलिए नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी की बुनियाद में क्या रहा, जब आप आम आदमी पार्टी का गठन किया गया, पहली चीज़ कांग्रेस का विरोध किया गया, दूसरी चीज़ ये परिवारवाद का विरोध किया था। आपको याद होगा गांधी फैमिली का जो परिवारवाद है उसके खिलाफ खूब आवाज़ उठाई थी अरविंद केजरीवाल ने। इंडिया अलायंस में जब नहीं थे तब भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले जब 49 दिन के मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने, और परिवारवाद यानी नेपोटिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्होंने बिगुल फूका था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, भाई अभी भी उनका नैरेटिव क्या है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं करप्शन के खिलाफ, हम ईमानदार हैं परिवारवाद के खिलाफ, हम ईमानदार हैं एडमिन के मामले में, हम ईमानदार हैं प्रो पॉपुलिस्ट मेजर्स को लेकर के। तो कहीं परिवारवाद की वजह से सवालों के कटघरे में ना आ जाए, इसलिए अपनी पत्नी पर दांव तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, इतना तो तय मान करके चलिए आप। तो क्या अंदर खाने ये माना जाए कि चेहरा कोई और होगा लेकिन ताकत और सत्ता की कुर्सी ये कहीं ना कहीं आप नहीं मानेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी अंदर से चलाएंगी, जैसे हाल के दिनों में पहले होता भी रहा, इतिहास दोहराता रहा है? हाँ, इतना ज़रूर है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ताकत अपने साथ रखना चाहेंगे। केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अन्ना आंदोलन के बाद जब पार्टी का गठन हुआ, शुरुआती तौर पर बहुत टर्बुलेंस भी आया था। आपको याद है ना भाई, ये अश्विनी उपाध्याय पहले आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, कपिल मिश्रा भी आम आदमी पार्टी में थे। ये तो पूरी आम आदमी पार्टी की निकली हुई फौज है जो हाल में दिल्ली बीजेपी का चेहरा बनी हुई है, उनको आक्रामक बनती है। कहीं ना कहीं आज कपिल जी जो हैं वो जश्न भी मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कपिल जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है स्वाधीन, और दिस रियली अप्रिशिएबल कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर गौर करना ज़रूरी है कि किस तरह से सत्ता की ताकत अपने पास रखेंगे अरविंद केजरीवाल। हाँ, इनडायरेक्टली अपनी पत्नी के ज़रिए कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्टली उन्हें संरक्षक बना करके रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये पैदा होता है, महत्वाकांक्षाएं तो हर जगह होती हैं ना। एक बार आप सीएम बना दें तो उसके बाद महत्वाकांक्षाएं कैसी हो जाती हैं। बिहार में जीतन राम मांझी ने बहुत अच्छे से हमें पिछले गुजरे ज़माने में बता ही दिया है। और वैसे भी जब आप फाइल पर सिग्नेचर करने लगते हैं ना, तो एक अलग तरह की ठसक आ जाती है, और उस ठसक से आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। 1 महीने 2 महीने के लिए आप अपने आप को सिपहसालार बनाएंगे और बताएंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद होता है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होती है, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आप फैसले करते हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं स्वाधीन, बहुत टेबल बिल्कुल टर्न हो चुकी हो। इस बात में मैं एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा, कुछ याद दिलाना चाहूँगा, चूँकि हम OTT की दुनिया में जीते हैं और OTT की दुनिया में रहते हैं। एक OTT है जो बिहार के इसी परिदृश्य और कहीं न कहीं इसी पत्नी मुख्यमंत्री बनती है तो कैसा विवाद होता है। महारानी 3 जो अपने पहले और दूसरे दोनों ही एपिसोड से बहुत ही चर्चा में रही है, अब कहीं ना कहीं वो बिहार, ये भी माना जाता है कि वो बिहार में लालू और राबड़ी दोनों ही परिवार के दोनों ही टशन को दिखाती हुई रहती है। तो आप इशारा कर रहे हैं कि कुर्सी और कलम की ताकत आने के बाद लोग बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। चूँकि आपने OTT वेब सीरीज़ की बात की है स्वाधीन, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सिर्फ कुर्सी कलम की फिर बात ना करें आप। अगर आपने वेब सीरीज़ देखी है तो उसमें काला नाग भी है। तो राजनीति में दिल्ली में ये काला नाग कौन होगा? नहीं, मैं अपनी ज़बान से बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है। क्योंकि ये काला नाग कोई हकीकत की दुनिया का ही किरदार होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। और हर सत्ता में ये काले नाग होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सत्ता में काले नाग होते हैं, आपके आसपास होते हैं, बहुत बार आपको पता नहीं चलता है कि कब आपको धोखा दे जाएं। लेकिन हाँ, ये बात एकदम ठीक है। जैसा आप एक OTT प्लेटफॉर्म की मूवी का आप जिक्र कर रहे हैं, और उसमें सत्ता में अगर आप पपेट गवर्नमेंट चला रहे हैं तो किस तरह से आप सरकार चलाते हैं, या कभी गूंगी गुड़िया बन करके जब आप सरकार चलाते हैं, उसमें बहुत अच्छे। आप इंदिरा गांधी के दौर की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के दौर की बात, और इंदिरा गांधी ने उसके बाद अपने आप को कितना ज़्यादा मैच्योर किया, अपने आप को कितना मजबूत बनाया स्टेट्समैन के तौर पर आज की तारीख में। देखिए, बाकी आप कुछ भी कह लें, लेकिन स्टेट्समैन के तौर पर उनका जवाब नहीं, और आज भी उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं स्वाधीन। तो खैर, दिल्ली की राजनीति में अभी उठापटक होगी, या आप लिख करके रख लें। एक सबसे बड़ी बात होती है ना, बुनियाद कहाँ मजबूत होती है। बीजेपी की बुनियाद क्यों मजबूत है? क्योंकि आपके पास में ज़मीन के काडर हैं, इसलिए बुनियाद मजबूत है। इस बात की चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि राशि जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। चाहे पार्टी या सत्ता, जिसमें भी है पार्टी, अगर ये संकट आते ही रहते हैं, उस समय असली अग्नि परीक्षा अगर होती है तो वो होती है पार्टी के संगठन की, पार्टी के कैडर की, जिस तरफ राशि जी इशारा कर रहे हैं। अब हम इस पे बात करेंगे उनसे। क्या है ना स्वाधीन कि अगर आप कार्डर बेस्ड हैं तो आप लंबा चलेंगे, अगर आपका कार्डर कमज़ोर हो जाता है तो फिर आप ऐसे में बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। कांग्रेस का कार्डर एकदम कमज़ोर हो चुका है।
कांग्रेस का जब काडर मजबूत था, जमीन पर आप मजबूत थे। बीजेपी का अगर आप संगठनात्मक स्ट्रक्चर देखें पूरा, काडर बहुत मजबूत है। काडर किस तरह से काम करता है, यहाँ तक कि मोहल्ला लेवल पर भी किस तरह काम करता है, आपने खुद ही कवर किया, आप खुद ही एक जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त आपने कई रिपोर्टिंग की है। तो स्वाधीन आम आदमी पार्टी के पास में काडर नहीं है, ये हार्श ट्रूथ है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास कैडर नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास वाकई में काडर नहीं है। अगर काडर होता तो आप नेशनल पार्टी बनने के बाद अपनी लकीर बहुत बड़ी कर सकते थे। आपने वो लकीर बड़ी नहीं की। आपको काडर में मजबूत अपने आप को करना चाहिए था। अगर आप काडर में मजबूत करते, आप लंबी पारी खेलते। आप काडर में मजबूत करते तो शायद आप गिरफ्तार होकर के उंगली कटा करके शहीद कहलाते, लेकिन अब ये चांसेस नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा, उसको आम आदमी पार्टी का जो थोड़ा बहुत कैडर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी स्वीकार्यता होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोकसभा चुनाव के दौर में आ चुके हैं, आचार संहिता घोषित हो चुकी है, परिणाम आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में अपनी बहुत बड़ी जीत का दावा कर रही है। तो बात वही आती है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन वो चेहरा जो दिल्ली में आएगा, क्या उसकी आम आदमी पार्टी में एक सर्वमान्य स्वीकार्यता होगी? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की राजनीति ये आप भी जानते हैं कि बाकी हिंदुस्तान से अलग है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यहाँ की सोच अलग, यहाँ के वोटर की सोच अलग, यहाँ की राजनीति अलग। जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में होती है तो दिल्ली में सांसद तो आ जाते हैं, लेकिन आप विधानसभा में नहीं आते हैं। इस लिहाज से दिल्ली की राजनीति काफ़ी हद तक अलग है। जो भी नया चेहरा होगा, जो भी सीएम के तौर पर चेहरा होगा, सबसे पहले एक बात याद रखने वाली है, इस पार्टी की सबसे बड़ी कमी क्या है ना स्वाधीन, आपने इसे वन मैन शो बना दिया। या वन मैन शो बना देते हैं। इंदिरा गांधी के वक्त में क्या हो गया था भाई, सिंडिकेट क्यों पहले साथ में था और बाद में खिलाफ खड़ा हो गया? क्योंकि आप वन मैन शो बनाने लगे थे। किसी भी पार्टी में अगर सो कॉल्ड सिंडिकेट सीएम के खिलाफ या अध्यक्ष के खिलाफ तैयार होता है तो फिर ये पार्टी का बंटाधार करता। आप लिख करके रखें। आपको तो याद है ना भाई, कुमार विश्वास पार्टी से निकले, योगेंद्र यादव पार्टी से निकले, कपिल मिश्रा पार्टी से निकले, बिन्नी पार्टी से निकले। और उस वक्त जब वन मैन शो बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी खड़े होने वाले नेता थे। आज की तारीख में वही वन मैन शो परेशान कर रहा है पार्टी को, क्योंकि अरविंद के पास में वक्त था, अरविंद को स्वीकार किया गया। आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद की रोशनी देखी गई थी। स्वाधीन, कैसे आप इनकार करेंगे 2011 का आंदोलन, उसके बाद एक पार्टी का शुरू होना, एक सूर्योदय कहा गया था, यह कहा गया था कि करप्शन के खिलाफ ये क्रूसेडर्स हैं। देश के 100 सालों के इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ था। आजादी के बाद ये पहला एक ऐसा, हालांकि कई आंदोलन हुए लेकिन दिल्ली बेस्ड ये आंदोलन बड़ी। अरे उस जमाने में, हालांकि अब तो हम नहीं कर सकते, कुछ इमेच्योर एनालिसिस, मैं उसे इमेच्योर एनालिसिस करूंगा, जहां पर लोग जेपी या लोहिया के आंदोलन के साथ में कंपेयर करने लगे थे। लेकिन हाँ, कुछ वक्त के लिए अन्ना जब तक थे स्टेज पर ऐसा लग रहा था, लेकिन उसके बाद आपकी जो सत्ता की भूख थी, सत्ता की ललक थी, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं कम नहीं है। आपने ये पूछा कि स्वीकार्यता होगी या नहीं, जल्दी स्वीकारता नहीं होगी। और एक बात और याद रखें, जो भी सीएम बनेगा, हो सकता है 6 महीने 8 महीने साल भर के लिए बने, अगले साल फिर से शुरुआत में जनवरी फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है, तो अभी बहुत भूचाल आएगा आम आदमी पार्टी के अंदर। स्वाधीन, ये लिख करके रखिए आप। तो बात वहीं इर्द गिर्द आकर के ठहरती है कि एक आंदोलन से उपजी जन्म ली हुई पार्टी आज कहना गलत नहीं होगा कि अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। संकट कई मायनों में है, पार्टी के संगठन के मायने में है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा, वो संकट कैसा होगा, उस संकट में अरविंद केजरीवाल का साथी कौन होगा, ये देखने वाली बात है। और हम आज लगभग तय है कि इसका जवाब हमें आज मिल ही जाएगा। इस पर क्या कहें? मान करके चलें कि आज शाम तक कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं। पहला तो ये कि अभी जानकारी हमें ये मिली है कि जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की, बड़े बड़े जितने लॉयर्स हैं, जितने भी लीगल निटिग्रिटीज़ जानने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं या फिर नहीं। जेल के अंदर सरकार चलाएंगे तो मोडालिटी क्या होगी, कानून की क्या कोई वाकई में धारा है कि जेल के अंदर से सरकार चला। क्योंकि एक चीज़ है ना कि पीएमएलए के तहत आप अंदर हैं, आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई सिविल के मामले में अंदर नहीं है, आप जमानत मिल जाए, जहां आपको जमानत मिल जाए, आप पीएमएलए में हैं। और पीएमएलए की एक धारा है, धारा 45, वो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करती है। जेल के अंदर से सरकार नहीं चलेगी, लिख करके रख लीजिए। मानसिक दबाव भी रहेगा कि कितने दिन आप इसको चलाएंगे। खैर, इस चर्चा को अब हम यूं ही विराम देते हैं और हम अपने वरिष्ठ सहयोगी से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं। इंडिया न्यूज़ डिजिटल के इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम आपको इसी तरीके से मिली जुली चर्चा सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।